नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। कुर्ग में आप सभी का स्वागत है। अगर आप कुर्ग घूमने का प्लान बना रहे हैं, जिसे भारत के स्कॉटलैंड के नाम से भी जाना जाता है, और ये जानना चाहते हैं कि यहाँ की फेमस टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन सी हैं, तो आज हम आपको कुर्ग के लिए कंप्लीट गाइड करेंगे। सबसे पहले तो हम आपको लेकर चलेंगे उन सभी स्थानों की ओर जो कि कुर्ग में आपको देखने चाहिए, और उन सभी स्थानों को हम आपको अच्छे से दिखाएंगे, जिससे कि आपको ऐसा अनुभव होगा कि आप हमारे साथ कुर्ग घूम रहे हैं। और साथ ही हम आपको जानकारी भी देंगे कि कैसे आप कुर्ग के लिए अपना टूर प्लान बना सकते हैं, कितने दिनों की आपको आवश्यकता होगी, कितना बजट आपका लगेगा। ये सारी छोटी बड़ी जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं कुर्ग। कुर्ग, जिसे कोडगु के नाम से भी जाना जाता है, ये भारत के कर्नाटका राज्य का एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। कुर्ग में जिन स्थानों को आज हम देखने वाले हैं, उनका सीक्वल कुछ इस प्रकार होगा कि सबसे पहले हम चलेंगे एबी फॉल्स को देखने, जो कि एक बेहद खूबसूरत वाटरफॉल है। एबी फॉल के बाद हम चलेंगे कॉफ़ी प्लांटेशन को विज़िट करने, जहां पर हम देखेंगे कि कॉफ़ी को कैसे उगाया जाता है और उसे कैसे प्रोसेस किया जाता है ताकि वो पीने लायक बन सके। कॉफ़ी प्लांटेशन के बाद हम चलेंगे नामड्रोलिंग मोनेस्ट्री को विज़िट करने, जिसे गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम चलेंगे दोबारे एलिफेंट कैंप को एक्सप्लोर करने, जहां पर हम कई सारे हाथियों को अलग अलग एक्टिविटीज़ करता देख सकते हैं। लेकिन बस इतना ही नहीं, कुर्ग में और भी कई सारे स्थान हैं जिन्हें हम एक्सप्लोर करेंगे। और इन सभी स्थानों को घूमने के लिए हमने एक टूर पैकेज बुक किया है फ्लूटो हॉलीडेज़ कंपनी के साथ। अब ये टूर पैकेज हमें कितने का पड़ा, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, ये सारी जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं कुर्ग के साइट सीन्स के साथ। कुर्ग में अब हम एक फेमस वाटरफॉल को एक्सप्लोर करने आ चुके हैं, जिसका नाम है एबी वाटरफॉल। लेकिन वाटरफॉल तक जाने के लिए हमें 156 स्टेयर्स को पार करके नीचे की ओर जाना होता है। वाटरफॉल को जाने के लिए सबसे पहले एक टिकट भी ख़रीदना होता है यहाँ पर, जिसका मूल्य है 10 रुपीज़ पर पर्सन का। हमने अभी टिकट परचेज़ कर लिया है और अब चलेंगे वाटरफॉल के लिए। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं एबी वाटरफॉल के बहुत करीब। यहाँ से आप देखेंगे तो वाटरफॉल का बहुत ही अमेजिंग नज़ारा नज़र आएगा। वाटरफॉल फ़िलहाल बहुत तेज़ स्पीड से नीचे की ओर आ रहा है, जिसका नज़ारा देखते ही बनता है। और आपको जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा, अभी जिस मंथ में हम यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, ये महीना है सितंबर का, यानी कि सितंबर का, और उसके दौरान यहाँ पर कुछ इस तरह का नज़ारा देखने मिलता है। वाटरफॉल के बारे में कुछ ख़ास बात बताना चाहूँगा। वाटरफॉल 70 फीट्स की ऊंचाई से नीचे गिरता है, यानी कि 70 फीट्स की हाइट है इस वाटरफॉल की। और अगर चौड़ाई के बारे में बात की जाए तो 40 फीट चौड़ा ये वाटरफॉल है। वाटरफॉल का नज़ारा बहुत खूबसूरत है, एक मेस्मराइजिंग व्यू यहाँ से नज़र आता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप वाटरफॉल में नहा नहीं सकते, बिकॉज़ यहाँ पर सेफ्टी ग्रिल्स लगाई गई हैं। क्योंकि देखने में भी आप देखेंगे कि ये वाटरफॉल बहुत ऊंचाई से गिर रहा है और इसका वेग जो है बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप नीचे जाएंगे तो ऑलमोस्ट बह जाएंगे और आपको नुकसान हो सकता है। इस वजह से सेफ्टी पर्पज़ के लिए यहाँ पर इस तरह से ग्रिल्स लगाई गई है। अगर आप फ़ोटोज़ भी क्लिक करते हैं तो ग्रिल्स के आगे नहीं जा सकते। ग्रिल्स आखिरी पॉइंट है जहाँ से आप इस वाटरफॉल को एंजॉय कर सकते हैं।
इस वाटरफॉल के नाम के बारे में बात करें कि इसका नाम एबी वाटरफॉल कैसे पड़ा, तो ब्रिटिश काल में एक फादर थे, यानी कि एक पादरी थे, उनकी एक डॉटर थी जिसका नाम था एबी। उनके नाम पर इस वाटरफॉल का नाम एबी वाटरफॉल रखा गया है। कुर्ग में अब हम एक इंटरेस्टिंग प्लेस को विज़िट करने आए हैं जो कि है कॉफ़ी प्लांटेशन। हम सभी लोग कॉफ़ी तो पीते हैं, लेकिन आखिर ये कॉफ़ी उगती कैसे है, इसे प्रोसेस करके हमें पीने लायक कैसे बनाया जाता है, ये हम जानने वाले हैं इस कॉफ़ी प्लांटेशन को विज़िट करके। वैसे आपको थोड़ा सा मोटे मोटे अंदाज से बताना चाहूँगा। कॉफ़ी कुछ इस प्रकार से उगती है। ये कॉफ़ी का प्लांट है और इसके अंदर कुछ इस तरह के बीड्स होते हैं, मतलब एक तरह का फ्रूट है। इस फ्रूट का जो बीज होता है वो होती है कॉफ़ी, लेकिन इसको डायरेक्टली नहीं पिया जा सकता, इसे प्रोसेस किया जाता है। और यहाँ पूरा का पूरा ये फील्ड है जिसमें कि कॉफ़ी को उगाया जाता है। बहुत बड़ा एरिया है जिसे आज हम देखने जा रहे हैं। ये जो कॉफ़ी प्लांटेशन है, इसे विज़िट करने का यहाँ पर चार्ज लगा है 200 रुपीज़ पर पर्सन का, जिसे हम विज़िट करेंगे गाइड की सहायता से। कॉफ़ी प्लांटेशन के बारे में जानेंगे कि कैसे कॉफ़ी उगती है, कितना टाइम लगता है इसे उगने में, और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे कि लीव्स किस तरह की होती हैं कॉफ़ी की और कितनी वेराइटीज़ की कॉफ़ी होती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस गार्डन के साथ। और आपको दो टाइप का कॉफ़ी ग्रो करते हैं इधर, एक अरेबिका एंड रोबस्टा बोल के। ये आपको कॉफ़ी रोबस्टा का वेराइटी है। आपको देखने के लिए छोटा है, बट ये 30-40 वो एज का प्लांट आता है। वंस आप प्लांट करेगा तो 120 ईयर तक एक प्लांट चलता है। कॉफ़ी प्लांटेशन के अंदर आकर आपको एक बहुत ही अलग अनुभव होगा, क्योंकि हम यहाँ पर नॉर्मली जानते हैं कि कॉफ़ी हम पीते हैं, लेकिन कॉफ़ी भी दो प्रकार की होती हैं, अरेबिका एंड रोबस्टा, जिसके अलग अलग प्लांट्स हम यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि अभी मैं प्लांटेशन के अंदर ही हूँ और आपको क्लियर करना चाहूँगा कि डिफरेंसेस क्या होते हैं कॉफ़ीज़ के बीच में, कितना राइपिंग टाइम होता है, कब जाकर ये पूरी फसल तैयार होती है, कब इनको हार्वेस्ट किया जाता है। ये सारी जानकारी हम इस प्लांटेशन के अंदर देखेंगे। ये कौन सा है? ये रोबस्टा, वो अरेबिका। ये है रोबस्टा और ये है अरेबिका, बट दोनों अलग अलग फार्मिंग दोनों के। इसका चौड़ा लीफ है रोबस्टा का, और अरेबिका का थोड़ा पतला लीफ है। एंड सेम इसका ब्रांचेस और स्टैम पूरा पतला ही रहता है। रोबस्टा कितना ओल्ड होता है उतना स्टेम। अच्छा, ये ओल्ड भी हो जाए तो भी पतला ही रहेगा? वो पतले ही रहते हैं। आपको दिखाएगा, आपको एक 30 एज का प्लांट दिखाएगा, सेम इतना ही रहता है। बट रोबस्टा देखो आपको दिखाएगा 80-90, वो मोटा हो जाता है। ओके। बट अरेबिका में आपको कैफीन कम रहता है। ओके। आप लोग स्टारबक्स, डेविडॉफ, सीसीडी, टाटा गोल्ड पूरा यूज करते हो अरेबिका, इसीलिए थोड़ा एक्सपेंसिव, क्योंकि एक बार आप प्लांट करेगा तो एक 25 to 40 ईयर्स तक लाइफ स्पैन है। रोबस्ट आपको 120 ईयर तक एक प्लांट चलता है एंड इजी टू मेंटेनेंस है। बट इसमें प्योर फॉर्म ऑफ कॉफी होता है अरेबिका, कुछ अडल्ट्रेशन नहीं होता है, वो डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं। बट रोबस्टा में देखो चिकोरी बोल के सुना आप लोग? नहीं। नॉर्मल आप लोग ब्रू नेस्कैफे यूज करते हैं, उसमें आपको मेंशन रहते हैं कितना ब्रू में आपको 70% कॉफी 30% चिकोरी ऐड करते हैं। एंड बीन देखो इसका बीन थोड़ा ओवल शेप का बीन है, दिख रहा है आपका? हाँ, ओवल। ये देखो, ये आपको थोड़ा राउंड शेप का बीन आता है। ये थोड़ा राउंड शेप का है। ये कौन सा है? ये रोबस्टा, वो अरेबिका। अच्छा, ये तेज पत्ता है। तेज पत्ता, बट इसका अंदर बड़ा बड़ा झाड़ है, बट जाने के लिए नहीं होता, इसीलिए डेमो प्लांट लगाते हैं। ओके, मतलब ये बड़ा बड़ा होता है प्लांट? ये बड़ा ट्री हो जाता है, मींस इसका लीफ यूज होता है। आपको बिरयानी यूज करते हैं ना, उसका होता है। काली मिर्च का, आप लोग पान का जैसे दिख रहा है ना, पूरा काली मिर्च आता है। अच्छा, ये वाला अभी ये भी ग्रोइंग स्टेज आता है। अभी ये काली मिर्च पूरी तरह पकी हुई नहीं है, लेकिन जब ये पूरी तरह पक जाती है तो इसका रंग ब्लैक कलर का हो जाता है, जिसे हम घरों में उपयोग में लेते हैं। काली मिर्च
कॉफ़ी की फसल को तैयार होने में लगभग 6 से 11 महीने का समय लगता है और जब ये पूरी तरह तैयार हो जाती है तो जो कॉफ़ी की चेरी है यानी कि कॉफ़ी का जो फ्रूट है उसका रंग ग्रीन कलर से बदलकर या तो येलो हो जाता है या फिर रेड कलर का हो जाता है। ये टोटली डिपेंड करता है कि किस वैरायटी की कॉफ़ी है। को टी ट्री ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। टी ट्री ऑयल कट रही है। आपको ऐसा पिगमेंटेशन हाँ, मैंने कई बार सुना है। सारे यूज़ करते हैं ना, वो उसी हाँ का हाँ होता है। हाँ, अच्छा, इसमें से ऑयल निकलता है। ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, टी ट्री। के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। हाँ, प्लांटेशन के अंदर कुछ व्यू पॉइंट्स बने हुए हैं जहां से हम दूर दूर तक के कॉफ़ी के बागानों का नज़ारा बड़े आराम से देख पाते हैं। अब एक बहुत पुराना रोबस्टा कॉफ़ी प्लांट आपको दिखाना चाहूँगा जिसका तना वाकई में बहुत मोटा है। प्लांटेशन के अंदर कई सारे मसालों के पौधे भी लगे हुए हैं जिनमें से ये है इलायची का पौधा जिसमें सबसे पहले फूल आता है। फूल के बाद इस तरह का बड आता है और जब ये पक जाती है तो इसे सुखाया जाता है और ये सेम वही इलायची बन जाती है जैसे कि हम घरों में उपयोग में लेते हैं। कॉफ़ी प्रोसेसिंग के डेमो यूनिट पर अब हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर एक डेमो दिया जाता है सबसे पहले कि कैसे एक्चुअल में कॉफ़ी को बनाया जाता है। जो बीड्स हमने देखे थे कॉफ़ी के, वो जब पक जाते हैं तो रेडिश येलो कलर के हो जाते हैं। उनको सुखा करके उनका जो छिलका है वो या तो फर्मेंटेशन के थ्रू या पीलिंग मशीन के थ्रू निकाल दिया जाता है और उस एक कॉफ़ी के अंदर कुछ इस तरह का एक बीज निकलता है जिसके 2 पार्टीशन होते हैं। ये एक बीज है जिसके 2 पार्टीशन इस तरह के होते हैं, ये इस तरह के, और ये इसके अंदर से कॉफ़ी जैसी कोई भी गंध नहीं आती है। लेकिन फिर एक रोस्टर मशीन होती है कुछ इस तरह की जिससे कि इसमें ये इस तरह के जो बीज हैं कॉफ़ी के वो इस रोस्टर मशीन में डाले जाते हैं और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में रोस्ट किया जाता है कॉफ़ी को। जब वो कॉफ़ी रोस्ट हो जाती है तो कॉफ़ी कुछ इस प्रकार की नज़र आती है। लेकिन कॉफ़ी गर्म होती है तो इस तरह से कूलिंग चैम्बर है एक तरह का जिसमें घुमा करके कॉफ़ी को ठंडा किया जाता है। फिर जब कॉफ़ी ठंडी हो जाती है तो उसे ग्राइंडर में डालते हैं और ग्राइंडर से उसका पाउडर बनाते हैं। कुछ इस तरह का ये कॉफ़ी का पाउडर दिखाई देता है जो कि प्योर कॉफ़ी पाउडर है। ऐसे दिखने में मिट्टी जैसा लग रहा होगा लेकिन ये प्योर कॉफ़ी पाउडर है। लेकिन इसको और फ्लेवर प्रोवाइड करने के लिए, इसकी जो कड़वाहट कम करने के लिए इसमें कुछ और चीज़ें ऐड की जाती हैं। जैसे चिकोरी करके एक चीज़ होता है वो इसमें ऐड की जाती है और उसके बाद ये जो कॉफ़ी पाउडर है कुछ इस तरह से तैयार हो जाता है जिसे हम यूज़ करते हैं। प्लांटेशन के अंदर ही कुछ इस तरह का सेल्स यूनिट है जहां से अगर आप चाहें तो कॉफ़ी परचेज़ भी कर सकते हैं। कॉफ़ी प्लांटेशन में विज़िट के साथ साथ आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री कॉफ़ी भी दी जाती है ताकि आप टेस्ट कर सकें कि यहाँ पर किस प्रकार की कॉफ़ी उगाई जाती है और किस तरह से उसे प्रोसेस करके हमारे लिए पीने लायक बनाया जाता है। अब लगभग पूरे कॉफ़ी प्लांट का हमने विज़िट कर लिया है और आपको कंक्लूज़न देना चाहूँगा। ये पूरा कॉफ़ी प्लांटेशन विज़िट करने में आपको लगभग 45 मिनट से 1 घंटे का समय लगेगा जिसमें कि आप प्रोसेसिंग वाला पार्ट भी देख सकते हैं। और ये कॉफ़ी प्लांटेशन में जब आप यहाँ चलेंगे बागान के बीच में तो काफ़ी अच्छे पिक्चर्स आप क्लिक कर सकते हैं। पूरा बागान एक साथ नज़र आता है इसमें और साथ में ही ये जो कॉफ़ी के बीड्स वगैरह हैं इनके साथ भी क्लोज़अप में आप कुछ पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी याद आप अपने साथ ले जा सकते हैं क्योंकि रोज़ाना हम कॉफ़ी पीते हैं लेकिन रोज़ाना इस तरह के पेड़ हमें देखने नहीं मिल पाते हैं। तो कुल मिला के अगर आप कुर्ग आते हैं तो कॉफ़ी प्लांटेशन मस्ट विज़िट कीजिए। हो सके तो गाइडेड टूर लीजिए जिससे कि आपको जानकारी भी मिल पाए कि कौन सा प्लांट कैसा होता है, कितना टाइम लगता है, ये सारी जानकारी और डिटेल में आप जान पाएंगे। अब हम पहुंच चुके हैं नामड्रोलिंग मोनेस्ट्री में जो कि बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी मोनेस्ट्रीज में से एक है।
इस मोनेस्ट्री की स्थापना 1963 में हुई थी और इसके बारे में सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये दुनिया में तिब्बतीय बौद्ध धर्म के नियंगम वंश का सबसे बड़ा शैक्षणिक केंद्र है और इस मोनेस्ट्री में लगभग 5000 से ज़्यादा बौद्ध भिक्षुक और उनके शिक्षक गण रहते हैं। नामड्रोलिंग मोनेस्ट्री में गोल्डन वर्क काफ़ी सारा नज़र आता है, इस वजह से इसे गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। मोनेस्ट्री में मेनली 3 प्रतिमाएं हैं। जो बीच वाली प्रतिमा है वो है भगवान बुद्ध की और उनके एक तरफ है अमितायस की प्रतिमा और एक तरफ है गुरु पद्म संभव की प्रतिमा। मंदिर के अंदर कई सारी पेंटिंग्स भी बनी हुई हैं जिनसे भगवान बुद्ध की लीलाओं और उनकी अलग अलग कथाओं का वर्णन देखने मिलता है। मोनेस्ट्री के अब एक दूसरे हिस्से में हम आ चुके हैं जहां पर भी कई सारी भगवान की प्रतिमाएं और पेंटिंग्स नज़र आती हैं। कुर्ग में जिस होटल में हम रुके हुए हैं उस होटल का रूम टूर मैं आपको कराना चाहूँगा। ये रूम काफ़ी नीट एंड क्लीन है, इसमें साफ़ सफाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है। साथ ही इस रूम में वो सारी सुविधाएं हैं जो कि एक होटल रूम में होनी चाहिए। इस रूम का जो वॉशरूम एरिया है वो भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है, साफ़ सुथरा है और अच्छे से वेल मेंटेन्ड है। कुल मिलाकर कहें तो ये रूम काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा हमारे इस रिसॉर्ट में एक स्विमिंग पूल, एक गेम जोन एरिया, एक कैफेटेरिया और एक डाइनिंग एरिया की फैसिलिटी भी है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारी ये स्टे फैसिलिटी हमारे टूर पैकेज में शामिल है जो कि हमने बुक किया है फ्लूटो हॉलीडेज़ कंपनी के साथ। आज है हमारा कुर्ग में दूसरा दिन। हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है जो कि हमारे टूर पैकेज में शामिल है और अब ब्रेकफास्ट के बाद हम चलेंगे कुर्ग के अन्य साइट सीन्स को करने। कुर्ग में अब हम आ चुके हैं राजा सीड गार्डन को विज़िट करने, जो कि एक खूबसूरत बागान है मडी कैरी का। गार्डन में प्रवेश करने के लिए हमें 20 रुपीज़ पर पर्सन का यहाँ टिकट परचेज़ करना होता है। इस गार्डन का नाम राजा सीट क्यों रखा गया है उसकी वजह मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी जिस स्थान पर मैं खड़ा हूँ यहाँ से देखने में ऐसा लगता है जैसे कि ये राजा के बैठने का स्थान हो और नीचे का बड़ा ही खूबसूरत व्यू नज़र आता है। तो कुल मिला के अगर आप इमेजिन करें तो ये एक ऊंचाई वाला स्थान है जहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं हम कि राजा यहाँ बैठता हो और नीचे की ओर उसकी प्रजा, उसका साम्राज्य नज़र आता हो। तो इस वजह से इस स्थान का नाम राजा सीट रखा गया है। यहाँ से जो व्यू नज़र आता है उसे बैठकर भी यहाँ एंजॉय किया जा सकता है। कई सारी इस तरह से रॉ में चेयर्स लगाई गई हैं जहाँ पर अगर आप चाहें तो आराम से बैठ सकते हैं और इस खूबसूरत नज़ारे को एंजॉय कर सकते हैं।
राजा सीट कपल्स के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, क्योंकि यहाँ बैठकर इस खूबसूरत नज़ारे के साथ आप काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इस गार्डन की एक और विशेषता ये है कि इसमें कई सारे जानवरों के स्टैचूज हैं और कई सारे फूलों के पौधे हैं जो कि देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। कुर्ग में अब हम एक इंटरेस्टिंग प्लेस को विज़िट करने आए हैं जिसका नाम है दुबारे एलिफेंट कैंप। यहाँ पर बहुत सारे एलिफेंट्स हैं और उन एलिफेंट से कई सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं जो कि देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं। एलिफेंट कैंप तक जाने के लिए सबसे पहले हमें कावेरी नदी को पार करके उस साइड तक जाना होता है, और ये जो पार करने का डिस्टेंस है, अगर यहाँ पर पानी का फ़्लो कम होता है तो पैदल भी नदी को पार किया जा सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल नदी का फ़्लो काफ़ी अच्छा है तो यहाँ बोट चलती है, बोट के थ्रू हम जाते हैं उस पार। लेकिन पहले टिकट प्राइजेस मैं आपको बताना चाहूँगा और जो इम्पॉर्टेंट टाइमिंग्स हैं वो बताना चाहूँगा इस कैंप के रिगार्डिंग। ये एक बोर्ड लगाया गया है यहाँ पर और उस बोर्ड में सारी चीज़ें अच्छे से मेंशन की गई हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके टाइमिंग के बारे में। एलिफेंट कैंप सुबह 9 बजे से 11 बजे तक ओपन रहता है और शाम को 4:30 से 5:30 बजे तक ओपन रहता है। ये 2 ही टाइम हैं जिस दौरान आप एलिफेंट कैंप को विज़िट कर सकते हैं। और एलिफेंट बाथिंग टाइम के बारे में बात करें, यहाँ पर मतलब एलिफेंट्स को नहलाया जाता है सुबह 9 बजे से 10 बजे तक। तो अगर आप एलिफेंट का बाथिंग वाला सीन देखना चाहते हैं जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होती है, तो 9 से 10 बजे के स्लॉट में यहाँ पर आप पहुँच सकते हैं। टाइमिंग और हॉलीडे का आप ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि हमसे ये गलती हो गई थी। हम एक दिन पहले जब ट्यूसडे था तो यहाँ आ गए थे और ट्यूसडे ऑफ रहता है, इस वजह से हमारा यहाँ आना भी व्यर्थ हो गया, टाइम भी बर्बाद हुआ और एक्स्ट्रा पैसे भी यहाँ आने के लिए दोबारा से देने हुए। तो ये चीज़ आप ख्याल रखें कि ट्यूसडे को हॉलीडे है और ये गलती ना करें, क्योंकि ये चीज़ें बहुत कम जगह मेंशन की गई है। हमें तो कहीं मिला नहीं था कि यहाँ हॉलीडे है, लेकिन इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखें, यहाँ बोर्ड पे ये जानकारी लिखी हुई है। दोबारा एलिफेंट कैंप के लिए अब हमने टिकट परचेस कर लिया है। 2 पर्सन्स का हमारा टिकट लगा है 360 रुपीज़ का, और यहाँ पर कुछ इस तरह से नेट के अंदर लाइन लगाई जाती है और इस विंडो से टिकट लेना होता है। हमारा टिकट तो हो चुका है और कुछ इस तरह की बोट आती है, इस बोट के थ्रू हम कावेरी नदी को पार करके दूसरे पार जाते हैं। तो हमारी बोट आ चुकी है, अब इसमें सवार होकर चलते हैं उस पार। बताओ सर। ओके, हमारी बोट राइड की शुरुआत हो चुकी है। काफ़ी सारे मेंबर्स इस बोट में आ चुके हैं और अब जा रहे हैं एलिफेंट कैंप की ओर। कमी ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು। अब हम कावेरी नदी के दूसरे साइड पर पहुंच चुके हैं, जहां पर है दुबारे एलिफेंट कैंप। ಬಾ ಈ ಕಡೆ ಬಾ ಈ ಕಡೆ ಬಾ ಈ ಕಡೆ ನನ್ನ ಕಡೆ ಬಾ एलिफेंट कैंप की ख़ास बात है कि यहाँ पर हाथियों के साथ हम बहुत ही क्लोज़ में आके इंटरेक्ट कर सकते हैं और हाथी काफ़ी अच्छे से वेल ट्रेंड किए गए हैं। उन्हें जो बोला जाता है वैसी एक्टिविटी वो परफॉर्म करते हैं। अगर उन्हें बोलें कुछ चीज़ उठानी है तो वो उठाते हैं, बैठना है तो बैठते हैं, उठना है तो उठते हैं। इस तरह की एक्टिविटी बहुत पास से देखी जा सकती है। और अभी जो एलिफेंट हमारे करीब है, इसे बहुत ही पास से हम देख पा रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है इस एलिफेंट कैंप की। इस तरह से ये फीमेल हथनी लग रही है और यहाँ ये जो दांत वाले हैं ये मेल हाथी हैं जो कि यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और भी हाथी धीरे धीरे करके कैंप इस एरिया के अंदर लाए जा रहे हैं।
मैंने उसने बोला नीचे बैठ गया। दोबारे एलिफेंट कैंप में टोटल नंबर ऑफ 25 एलिफेंट्स हैं और एलिफेंट्स को बात कराने के लिए सबसे पहले धीरे धीरे करके किनारे के पास लेके जाया जाता है। एक एक करके इस तरह से महावत एलिफेंट को लेकर जाते हैं और एलिफेंट जो महावत बोलते हैं वो वैसा वैसा करते हैं, मतलब ये पूरे कंट्रोल्ड में रहते हैं और एक फ्रेंडली एलिफेंट की तरह बिहेव करते हैं। अभी जिस टाइम पे हम दोबारा एलिफेंट कैंप में विज़िट कर रहे हैं ये महीना है सितंबर का और इस दौरान कावेरी नदी का जो फ़्लो है वो काफ़ी तेज़ है। इस वजह से अभी फ़िलहाल के लिए एलिफेंट बाथिंग की एक्टिविटी यहाँ पर रोक दी गई है, क्योंकि पानी का फ़्लो ज़्यादा होने की वजह से किसी को नुकसान हो जाए इस वजह से रोक दिया गया है। लेकिन अन्य टाइम जब पानी का फ़्लो कम होता है तो फिर यहाँ पर एलिफेंट की बाथिंग एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। हाथियों को कुछ स्पेशल टाइप का फूड खिलाया जा रहा है, जो हाथ में इस तरह से बॉल्स रखे हैं उनके साथ हाथ में, उसमें चावल हैं, कुछ गुड़ है, कुछ ऐसी चीज़ें मिलाकर एक बॉल बनाई जाती है और फिर इस बॉल को हाथियों को खिलाया जाता है। हाथियों का फेवरेट फूड हम बोल सकते हैं। ये बॉल में क्या था? रागी रो रहे हैं सब। रागी। अभी जिस हाथी को हम देख रहे हैं इसका नाम है नंजुंडा। यहाँ पर हाथियों के नाम वही साउथ इंडियन स्टाइल में ही रखे गए हैं, जैसे कि जो बड़े से नाम होते हैं उस प्रकार के नाम हैं और धीरे धीरे करके यहाँ पर जो हाथियों की काउंटिंग है वो बढ़ती जा रही है। बहुत सारे हाथी हैं जिन्हें यहाँ लाया जा रहा है। दोबारा एलिफेंट कैंप में आकर हाथियों को कुछ इस तरह से पास में देखना और पास में एक्टिविटी परफॉर्म करते हुए देखना एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि यहाँ एक ही हाथी नहीं है, कई सारे हाथियों को इस तरह से रॉ में लगाया गया है। मैं आपको थोड़ा पास से दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर कई सारे टूरिस्ट हैं जो कि इन हाथियों को देख रहे हैं और एक हाथी, दो हाथी, तीन चार हाथी, मतलब 5-7 हाथी एक साथ नज़र आते हैं और सभी को महावत अलग अलग तरह से कंट्रोल करते हैं। किसी को बोलते हैं कि नमस्कार करके दिखाइए, किसी को कुछ खाना खिलाते हैं। अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं यहाँ पर परफॉर्म की जाती हैं। तो बोलो ना उसको नमस्कार करने को। हाँ वही, यही तो था वो अभी जो कर रहा था। अब एलिफेंट कैंप के एक ऐसे हिस्से में हम पहुंच चुके हैं जहां पर एलिफेंट्स को फीडिंग कराई जाती है। उन्हें खाना खिलाया जाता है, कुछ घास पत्ते खाते हैं, कुछ और रागी वगैरह इनको मिलाकर बॉल्स बना के दिए जाते हैं। ये उनका फीडिंग एरिया है। देखो बाहर निकल के जा रहे हैं। एलिफेंट कैंप में कुछ इस तरह की एक्टिविटी भी आप कर सकते हैं जिसमें कि हाथी आपके बिल्कुल साथ साथ चलता है और आप भी उसके साथ साथ चल सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पर एलिफेंट को फीड भी करा सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा लगेगा आपको ऐसा करते हुए।
यहाँ पर हाथियों के साथ एक ऐसी एक्टिविटी भी की जाती है जिसमें हाथी आपके सिर पर सूंड रखता है, जिसे भी आप करवा सकते हैं। इस तरह से ये हाथी सूंड रखता है, इस तरह की एक्टिविटी आप कर सकते हैं एलिफेंट कैंप के अंदर। इसका 50 रुपीज़ पर पर्सन का चार्ज लगता है इस तरह से कराने का, जिससे हाथी का एक टच भी आप फील कर पाएंगे। दोबारा एलिफेंट कैंप पर आकर ऐसा फील होता है जैसे कि हम एलिफेंट प्लैनेट पर आ चुके हों। यहाँ दूर दूर तक सिर्फ एलिफेंट्स और इंसान ही नज़र आते हैं जो कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हुए दिखाई देते हैं। दोबारा एलिफेंट कैंप के पास में ही वाइट वाटर रिवर राफ्टिंग की जाती है कावेरी रिवर में। इस रिवर राफ्टिंग के चार्जेस मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। 800 रुपीज़ पर पर्सन का चार्ज लगता है रिवर राफ्टिंग में। राफ्टिंग 7 किलोमीटर्स की होती है और ये राफ्टिंग सुबह 9 बजे से शाम को 4:30 बजे तक कराई जाती है। दोबारा एलिफेंट कैंप से जैसे ही आप बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर कई सारे हॉरर हाउस, 3D हाउस और वैक्स म्यूज़ियम जैसे कई सारे आउटलेट्स बने हुए हैं जहाँ पर आप इन एक्टिविटीज़ का भी मज़ा ले सकते हैं। कुर्ग में अब हम एक इंटरेस्टिंग नेचुरल प्लेस को देखने आ चुके हैं जिसका नाम है कावेरी निसर्ग धामा। यहाँ पर एंट्री करने से पहले टिकट हमें परचेज़ करना होता है। टिकट का मूल्य है 60 रुपीज़ पर पर्सन का और ये प्लेस सुबह 9 बजे से शाम को 5:30 बजे तक ओपन रहती है, लेकिन वीकेंड्स पे थोड़े प्राइस यहाँ के बढ़ जाते हैं। 60 की जगह 80 रुपीज़ पर पर्सन का चार्ज होता है। तो अब हमने टिकट लेकर प्रवेश कर लिया है कावेरी निसर्ग धाम में। यहाँ प्रवेश करने से पहले एक काफ़ी बड़ा ब्रिज आता है जो कि एक तरह का हैंगिंग ब्रिज है, जिसकी सहायता से हम पहुँच सकते हैं कावेरी निसर्ग धामा में। लेकिन एक्चुअल में ये ब्रिज बनाने का पर्पज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। जो कावेरी निसर्ग धाम है वो एक तरह के आइलैंड पर बना हुआ है, एक टापू पर बना हुआ है और साथ में ये बहती है कावेरी नदी। मतलब जो आइलैंड है उसको सराउंड किए हुए है कावेरी रिवर। कावेरी रिवर के बीच में जाकर ये कावेरी निसर्ग धाम बनाया गया है, जिस वजह से इस ब्रिज को पार करके हमें जाना होता है पार्क तक। और नीचे रिवर का बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है वो नज़र आता है। आपको यहाँ कई सारे टूरिस्ट फ़ोटोज़ क्लिक करते हुए नज़र आएंगे क्योंकि इस ब्रिज की बनावट भी काफ़ी अच्छी है और साथ ही व्यू भी काफ़ी अच्छा नज़र आता है। कावेरी निसर्ग धामा में प्रवेश करते ही एंट्रेंस पर ही एक मैप नज़र आता है जिसमें कि जो यहाँ के मुख्य पॉइंट्स हैं वो मार्क किए गए हैं। जैसे यहाँ एक एडवेंचर पार्क है, एक डियर पार्क है, एक बर्ड्स पार्क है और साथ ही यहाँ जिप लाइन भी होती है। ये कुल मिला के जो भी चीज़ें इसमें हैं वो सारी इसमें मेंशन की गई हैं। निसर्ग धाम में अब हम पहुंच चुके हैं बैम्बू पार्क एरिया में, जहां पर बांस के कई सारे पौधे हैं। पूरा सराउंडिंग एरिया बांस के पौधों से, बांस के पेड़ों से ही भरा हुआ है और इसी के पास में एक चिल्ड्रंस पार्क बना हुआ है। अगर आपके साथ बच्चे आते हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छी जगह है। बीच बीच में इस तरह के कई सारे सिटिंग अरेंजमेंट्स यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं जिनकी डिज़ाइनिंग यहाँ पर लोकल कल्चर के हिसाब से की गई है।
पार्क में कई सारे स्टैचूज़ भी बनाए गए हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं कोडगू यानी कि कुर्ग के कल्चर को। यहाँ पर जो आदिवासी रहते हैं, जो ट्राइबल पीपल रहते हैं, वो कैसे रहते हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ स्टैचूज़ बनाए गए हैं। साथ ही उनके जो डांसेस होते हैं, जैसे कि मेल के किस तरह के डांस होते हैं या फीमेल के किस तरह के डांस होते हैं, वो भी यहाँ दर्शाए गए हैं। निसर्ग धाम के अंदर कुछ इस तरह के ट्री हाउसेस भी बने हुए हैं जहां अगर आप आते हैं तो बहुत अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। साथ ही कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, ट्री हाउस का एक्सपीरियंस बहुत यूनिक एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि यहाँ से अगर आप आते हैं इसकी इतनी हाइट पर, तो यहाँ से पेड़ों की हाइट पर जब आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपका रहेगा। लेकिन उतरते चढ़ते वक्त थोड़ा सा ध्यान से उतरें, क्योंकि पतली सीढ़ियाँ होती हैं और सब कुछ वुडन का बना हुआ होता है, तो कई बार स्लिपरी हो सकता है, तो थोड़ा सावधानी रखें। बाकी बहुत अच्छी जगह है और काफ़ी यूनिक है। निसर्ग धाम में अब हम पहुंच चुके हैं बर्ड्स पार्क के पास में, जहां पर एंट्री करने का 30 रुपीज़ पर पर्सन का चार्ज लगता है। अगर आप चाहें तो बर्ड पार्क में जाकर काफ़ी सारे बर्ड्स को देख सकते हैं। अगर आप यहाँ चाहें तो इस तरह से मकाओं के साथ पिक्चर्स भी क्लिक करा सकते हैं 60 रुपीज़ पर पर्सन के चार्ज के साथ। बर्ड्स पार्क के अंदर कुछ इस तरह से आप ऑस्ट्रिच को बहुत करीब से देख सकते हैं और कुछ पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देख पाएंगे, ये शुतुरमुर्ग मेरे काफ़ी करीब है और यहाँ पर 2 शुतुरमुर्ग हैं, एक और ये वाला भी है। काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग प्लेस है जहाँ पर बर्ड्स के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। बर्ड पार्क में जितने भी बर्ड्स हैं उन्हें काफ़ी करीब से देखा जा सकता है और साथ ही उन्हें फीड भी कराया जा सकता है। यहाँ पर फीडिंग जोन्स भी बनाए गए हैं जहाँ पर अगर आप चाहें तो पक्षी आपके हाथ में आ जाएंगे और उन्हें आप हाथ से दाना खिला सकते हैं। पार्क के अंदर ही जिप लाइन की एक्टिविटी भी होती है, जिसे भी आप यहाँ कर सकते हैं। हालांकि ये जिप लाइन थोड़ी छोटे डिस्टेंस की है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी कर सकते हैं। इसका 100 रुपीज़ पर पर्सन का चार्ज लगता है। जिप लाइन के साथ साथ पार्क में रोप एक्टिविटीज़ भी होती हैं। 17 टाइप की रोप एक्टिविटीज़ करने का यहाँ चार्ज लगता है 100 रुपीज़ पर पर्सन का। और कुछ इस तरह की रोप एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि आप फिगर में देख पाएंगे। और साथ ही ये एक एरिया बनाया हुआ है रोप एक्टिविटीज़ का, जहाँ पर ये एक्टिविटीज़ होती हैं। इनका चार्ज लगता है 100 रुपीज़ पर पर्सन का। निसर्ग धाम के अंदर अब हम पहुंच चुके हैं डियर पार्क के पास में, जहां पर कई सारे स्पॉटेड डियर्स नज़र आते हैं। यहां पर एक स्पेशल एनक्लोजर टाइप का बनाया हुआ है, एक बड़ा सा बाड़ा बनाया गया है जिसमें फेंस की गई है और उसके अंदर स्पॉटेड डियर्स कई सारे नज़र आते हैं। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर हिरनों के साथ कुछ अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। पार्क के अंत में रिवर व्यू पॉइंट आता है, जहां से आप कावेरी नदी का खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। निसर्ग धाम का हमने ऑलमोस्ट पूरा विज़िट कर लिया है और एज़ पर कंक्लूज़न मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एक नेचुरल पार्क है जहाँ पर आपको बहुत सारी वनस्पति नज़र आएगी, कई सारे पेड़ पौधे नज़र आएंगे और बहुत सारा फॉरेस्ट एरिया जो इसका है वो बैम्बू फॉरेस्ट है, यानी कि बांस के पौधे यहाँ पर बहुत सारे हैं। अगर आप यहाँ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी जगह है, नेचर के बीच बैठकर टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बर्ड्स को वॉच कर सकते हैं, डियर्स को देख सकते हैं। कुल मिला के कहें तो ये एक वर्थ इट प्लेस है, आप यहाँ विज़िट कर सकते हैं।
कुर्ग में अब हम मडिकेरी फोर्ट को देखने आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पहुँचकर हमें पता चला कि फोर्ट में देखने लायक ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ एक म्यूज़ियम ज़रूर है जो कि चर्च के अंदर बना हुआ है, जिसमें प्राचीन सिक्के, मूर्तियाँ और पुराने सामान रखे हुए हैं। कुर्ग में अब हम आ चुके हैं श्री ओमकारेश्वर मंदिर में दर्शन करने। ये ज्योतिर्लिंग वाला ओमकारेश्वर मंदिर नहीं है, बल्कि कुर्ग का यानी कि मडिकेरी का एक स्थानीय लोकप्रिय मंदिर है, जहां भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर के इतिहास और इसके स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी देना चाहूँगा कि ये मंदिर गॉथिक और इस्लामिक शैली में बना हुआ है। इस मंदिर के बीच में एक गुंबद है और मंदिर के चारों ओर 4 मीनारें हैं। देखने में ऐसा लगता है कि जैसे ये मस्जिद का आर्किटेक्चर हो, लेकिन एक्चुअल में ये हिंदू मंदिर है भगवान शिव का। इस मंदिर का निर्माण राजा लिंग राजेंद्र द्वितीय ने 18वीं शताब्दी में ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्ति हेतु करवाया था। तो इन सभी स्थानों को देखने के बाद अगर आप कुर्ग घूमने का टूर प्लान बना रहे हैं, तो अब मैं आपको जानकारी देता हूं कि कैसे आप अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन कि आप अपने सारे अरेंजमेंट स्वयं ही करें और सारी बुकिंग स्वयं ही करें। इसके लिए आपको इन इलाकों की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। और दूसरा ऑप्शन जो कि आपके लिए बहुत ही किफ़ायती और आरामदायक हो सकता है, वो है टूर पैकेज लेने का। एक्चुअल में हमने भी एक टूर पैकेज ही लिया था। उस पैकेज के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, लेकिन पहले कुछ जनरल जानकारी देता हूँ कुर्ग के बारे में कि कुर्ग आप कैसे पहुँच सकते हैं। सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं। कुर्ग आप मैंगलोर से भी पहुँच सकते हैं या फिर आप मैसूर से भी पहुँच सकते हैं। दोनों में रेलवे स्टेशंस हैं जहाँ से ईज़िली कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है। बात करें कि यहाँ पर स्टे कहाँ कर सकते हैं, स्टे के कई सारे ऑप्शंस हैं। लग्जरी से लेकर बजट होटल्स भी आपको यहाँ मिल जाते हैं, लेकिन बस स्टैंड के पास वाला जो एरिया है वहाँ पर कई सारे होटल्स हैं, वहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं। अब बात करें फूड फैसिलिटी की, तो यहाँ पर कई सारे प्योर वेज के रेस्टोरेंट्स भी हैं। एक उडुपी करके रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी है, जिसके कई सारे रेस्टोरेंट्स यहाँ मिल जाएंगे। वहाँ पर बहुत अच्छा खाना मिलता है, तो वो आप ट्राई कर सकते हैं। इसी के साथ कुर्ग के बारे में मैं कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहूँगा कि कुर्ग के जितने भी प्लेसेस हैं वो थोड़ा डिस्टेंस पर हैं। कुर्ग एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर मडिकेरी एक हिल स्टेशन है जहाँ पर कुछ प्लेसेस हैं, कुछ प्लेसेस कुशाल नगर में हैं। कुल मिलाकर अगर आप कुर्ग घूमने आते हैं तो जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो अलग अलग डिस्टेंस पर फैले हुए हैं, तो थोड़ा बड़ा डिस्टेंस हमें यहाँ पार करना होता है। जैसे कि अगर दोबारे एलिफेंट कैंप के लिए भी हम आएँ तो मडिकेरी से इसका डिस्टेंस लगभग 28 या 30 किलोमीटर्स के आसपास पड़ता है। कुशाल नगर से थोड़ा पास पड़ता है, लेकिन सभी प्लेसेस थोड़े दूरी पर हैं, क्योंकि कुर्ग एक बड़े डिस्ट्रिक्ट का नाम है। मडिकेरी एक छोटा भाग है, कुशाल नगर एक छोटा भाग है और इनके बीच में काफ़ी डिस्टेंस है। अब बात करें कि कितने दिन लगेंगे आपको कुर्ग टूर के लिए, तो आपके लिए 2 दिन सफिशिएंट रहेंगे, जिसमें कि कुर्ग के सारे प्लेसेस आप इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर बात करें बजट के बारे में कि अगर आप कुर्ग घूमने के लिए 2 व्यक्ति आ रहे हैं, आप 3 स्टार होटल में स्टे करना चाहते हैं, सभी साइट सीन्स प्राइवेट कैब से करना चाहते हैं, तो आपका कुर्ग घूमने में लगभग 7 से 7,500 हज़ार रुपये पर पर्सन पर कॉस्ट आएगा, यानी कि 2 व्यक्ति का लगभग 14 से 15 हज़ार रुपये तक का। और अगर आप ज़्यादा लोग आते हैं तो ये कॉस्ट आपके लिए काफ़ी कम पड़ता है।
तो ये तो बात हो गई कुर्ग की कुछ जनरल डिटेल्स की कि अगर आप खुद भी कुर्ग का टूर बनाना चाहते हैं तो कैसे आप आ सकते हैं। लेकिन कुर्ग घूमने के लिए हमने एक कंप्लीट टूर पैकेज बुक किया था फ्लूटो हॉलीडेज़ कंपनी के साथ, जिसमें कि हमें प्राइवेट कैब की फैसिलिटी मिली थी, 3 स्टार होटल में स्टे की फैसिलिटी मिली थी, सुबह का ब्रेकफास्ट हमारा पैकेज में शामिल था और जितने भी साइट सीन्स हमने किए वो सभी पैकेज में ही शामिल थे। एक्चुअल में टूर पैकेज लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि किसी भी अनजान जगह पर अगर हम जा रहे हैं तो वहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ हमें ऑलरेडी मिल जाती हैं, हमें कोई भी अरेंजमेंट स्वयं नहीं करना होता, जिससे कि हम अपने हॉलीडेज़ को बहुत आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आप भी चाहें तो हमारी तरह फ्लूटो हॉलीडेज़ कंपनी के साथ अपना टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। कंपनी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, साथ ही पिन्ड कमेंट में पिन भी कर दिए हैं, जहां से आप उनके साथ कांटेक्ट करके अपना टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। तो ये है कुर्ग और कुर्ग घूमने से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपको ये वीडियो जेन्युइनली अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपना रिव्यू नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है आगम सिंह सिसोदिया, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है।